नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले बिहार स्टेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब कवर करेंगे आई टाइप टीचिंग एंड अदर स्किल से संबंधित जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी 50 क्वेश्चन को हम सब कवर करेंगे। अगर हम सब शिक्षण कला से बात करें तो दोस्तों आई टाइप टीचिंग से टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अन्य दक्षता से इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल मिला के दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। आज हम सब यही पूरे 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे। अब जो क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो आपके इसके पहले ये स्टेट हुआ था, उसी एग्जाम में यह सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, वही क्वेश्चन हम सब सॉल्व करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। आपको इस चैनल पर दोस्तों बिहार स्टेट से संबंधित कंप्लीट सब्जेक्ट की वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, करें क्रिया आधारित अधिगम है। क्रिया आधारित अधिगम क्या है दोस्तों? श्रुति लेखन है या फिर अभ्यास से है दोस्तों, करके है, स्मरण करके है। जो क्रिया आधारित अधिगम होता है, क्रिया आधारित, बच्चा जब करके सीखेगा तो वही आपका क्रिया आधारित अधिगम कहलाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। जब बच्चा करके सीखता है तो उसे हम क्रिया आधारित अधिगम कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी हैं, स्वतंत्र चर हैं, आश्रित चर हैं, अंतः आश्रित चर हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी क्या होता है दोस्तों? कह रहे हैं कि स्वतंत्र चर। क्या जो अभ्यर्थी होता है, शिक्षार्थी होता है, वह स्वतंत्र होता है, अपने मन से जो मन चाहे वह सीख सकता है? नहीं दोस्तों, स्वतंत्र नहीं होता, आश्रित होता है। अंतः आश्रित नहीं, आश्रित होता है। वह दोस्तों एक दूसरे से आश्रित होते हैं। आप ऐसा भी नहीं कह सकते नहीं सिर्फ दूसरे के टीचर के ऊपर आश्रित होता, नहीं, वह दोनों टीचर और शिक्षक और बच्चा दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं, इसलिए आश्रित चर है। जो अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी क्या है दोस्तों? आश्रित चर है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है दोस्तों। मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है या फिर समाजशास्त्र है। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, मानव अनुभव है दोस्तों। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत क्या है? मानव अनुभव। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उद्देश्य, ऑप्शन है पहला, अमूर्त अवबोध सम्मिलित करना कर सकता है, मापन में कठिन है, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, उपयुक्त समय। उद्देश्य क्या है? ऑप्शन इसमें डी सही होगा दोस्तों। उद्देश्य, ये सभी ऑप्शन सही दोस्तों। ऑप्शन डी इज इसमें करेक्ट आंसर। उद्देश्य एक पूर्वदर्शिता लक्ष्य है दोस्तों। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक पूर्वदर्शिता लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है। जब हमारा कोई उद्देश्य रहता है तो वही तो होता है, अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य अमूर्त अवबोध सम्मिलित करता है, जो ऑप्शन फर्स्ट है। उद्देश्य दोस्तों अमूर्त जो अवबोध होता है वह भी सम्मिलित करता है। उद्देश्य को मापना कठिन है, उद्देश्य को मापना कठिन है, यह प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है। इसलिए ऑप्शन इसमें क्या सही होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है, विषय वस्तु चयन में, विधि चयन में, उद्देश्य चयन में, मूल्यांकन प्रक्रिया में। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में कैसा है दोस्तों? ऑप्शन इसमें जो सही होगा ऑप्शन सी सही है, उद्देश्य चयन में। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में क्या है दोस्तों? उद्देश्य चयन में। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। पारंपरिक शिक्षण है, निगमन है, सम्मिश्रित है या फिर खेल आधारित प्रयोगात्मक। तो पारंपरिक जो अधिगम होता है वह कौन सा है? ऑप्शन ए निगमन है। पारंपरिक शिक्षण, एक मिनट, हाँ, पारंपरिक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक विषय के निकट रहकर शिक्षा प्रदान करता है। पारंपरिक अधिगम क्या होता है? जो शिक्षक होता है विषय के निकट रहकर शिक्षा प्रदान करता है, तो वही आपका निगमन है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि है? ऑप्शन फर्स्ट है वाद विवाद या विचार विमर्श, दलगत कार्य, व्याख्यान या फिर स्वयं अध्ययन। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं उसमें कौन सी विधि सबसे उपयोगी है?
वाद विवाद व विचार विमर्श, यह भी तो सही है। दलगत कार्य नहीं, व्याख्यान, इसमें व्याख्यान होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब अधिक संख्या है दोस्तों, अब उसमें अगर वाद विवाद आप कराएंगे बहुत समय लगेगा। एक दूसरे से बच्चा एक दूसरे से जब वाद विवाद करेगा ज़्यादा समय लगेगा। इसमें व्याख्यान विधि से ही ज़्यादा सबसे उपयोगी होगा जब बच्चे ज़्यादा रहते हैं। तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण का लक्ष्य है। शिक्षण का लक्ष्य क्या है दोस्तों? सूचना प्रदान करना, छात्रों को क्रिया में शामिल करना, ज्ञान अंतर्निविष्ट करना, या फिर व्यवहार में वंचित बदलाव लाना। तो ऑप्शन इसमें डी सही होगा, व्यवहार में वंचित बदलाव लाना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की किसने किया दोस्तों? पिस्तलाजे ने, फ्रेवल ने, मंडेश्वरी ने, डीवी ने। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, मांटेश्वरी ने। किसने दोस्तों? मांटेश्वरी ने। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना मांटेश्वरी ने 6 जनवरी दोस्तों, कब सन आप याद करिएगा, 6 जनवरी को, 6 जनवरी 1907 में। कब किया था? 1907 को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन है क्या है दोस्तों? मेरिल मॉडल है, ADDIE मॉडल है, ब्लूम मॉडल है, या फिर गैगने मॉडल है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, ADDIE मॉडल है। तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर है, ADDIE मॉडल है। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चटकुल्लों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ऑप्शन है 7 वर्ष, 12 वर्ष, 1 वर्ष, 3 वर्ष। राइट आंसर इसमें ये हो जाएगा 7 वर्ष। 7 वर्ष में बच्चा शब्दों के साथ खेलने लग जाता है। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कर्ल गिलगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत था उसकी आलोचना कर्ल गिलगन ने किया था। क्यों किया था इसके बारे में बताते हैं, लेकिन इससे यह ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा पॉइंट है जिससे आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केस अध्ययन के अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवाद दृष्टिकोण से अनुवांशिक कारकों को महत्व न देने। इसमें नारीवाद दृष्टिकोण से, क्योंकि दोस्तों जो कोहलबर्ग थे, कोहलबर्ग ने अपना जो सिद्धांत दिया था, सिद्धांत का प्रयोग किया था वो आदमी पे किया था, न कि महिला पे। तो इनका मानना था कि अगर कहीं महिलाओं पर इसका प्रयोग किया जाता तो इसका रिजल्ट और कुछ हो सकता था ना। तो इसमें कोहलबर्ग का जो सिद्धांत था, इसमें हिंज नामक कहानी, तो वही इसमें महत्वपूर्ण है। उसी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण है तो वह हिंज की कहानी है। और इन्होंने जितना भी अपना प्रयोग किया था सिर्फ मानव पे किया था, किसी महिला पे नहीं किया था। इसलिए इन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण से इसका आलोचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शैशवावस्था में समाजीकरण की खाली जगहें, संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हैं। देखिए शैशवावस्था, जब बच्चा छोटा होता है तब उस बच्चे के समाजीकरण में कौन सी संस्था महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में समाजीकरण की कौन सी संस्था महत्वपूर्ण होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ऑप्शन है माध्यमिक, तृतीयक, तृतीयक माध्यमिक, प्राथमिक माध्यमिक, या फिर माध्यमिक प्राथमिक। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। शैशवावस्था में कौन समाजीकरण महत्वपूर्ण होगा? प्राथमिक होगा, जाहिर सी बात है, तो प्राथमिक होगा। और प्रारंभिक बाल्यावस्था में दोस्तों माध्यमिक होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? उपचार है, निदान है, प्रतिपूर्ति है, उपरोक्त सभी है। अच्छे शिक्षण के लिए क्या ज़रूरी है? तो आप कहेंगे अच्छे शिक्षण के लिए तो ये सभी ज़रूरी है, उपचार भी, निदान भी, प्रतिपूर्ति भी। तो ऑप्शन डी इज इसमें करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। छात्रों को सीखने के परिणामों को अनुकूलित करना, कक्षा कक्ष में छात्र का ध्यान आकर्षित करना, थर्ड है कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्याओं को कम करना, लास्ट है सीखने के कार्यों में
छात्रों की प्रभावी भागीदारी, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षण के कार्य में छात्रों की प्रभावी भागीदारी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप कहेंगे पाठ्य पुस्तक तो दोनों की मदद करती है, इसलिए ऑप्शन इसमें सी सही होगा। छात्रों का भी मार्गदर्शन करने में होता है और शिक्षकों का भी मार्गदर्शन करती है पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई, पुणे पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी दिल्ली, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही है। एक मिनट, हाँ, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में जो है यह आपका सबसे पुराना पुस्तकालय है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में है। और ये सबसे बड़ा भी है दोस्तों, यह सबसे पुराना पुस्तकालय और सबसे बड़ा भी पुस्तकालय है। इसको आप जानते रहिए कि इसकी स्थापना 1948 में, इसकी स्थापना कब किया गया था? 1948 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है, वैज्ञानिक है, कलात्मक है, ये भी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। शिक्षक प्रभावशीलता की प्रकृति है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही है, वैज्ञानिक। किसकी प्रकृति है? वैज्ञानिक। ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों द्वारा महिमा मंडित किया गया है क्योंकि वह छात्रों की मानवता के उच्च मूल्यों को अवगत कराते हैं। ये एक महान देशभक्त हैं। ये तो होगा नहीं दोस्तों, एक महान देश, क्या शिक्षक ही महान देशभक्त होता है? नहीं। ए बी दोनों, तो जब बी नहीं होगा तो फिर ए भी तो कट जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यही आपका बचा। वह छात्रों की मानवता को उच्च मूल्यों से अवगत कराते हैं। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में, सलाहकार के रूप में, सहभागी के रूप में, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहायक के रूप में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कैसा भूमिका निभाता है? सलाहकार नहीं होगा, सहभागी नहीं होगा, सहायता है, सिर्फ सहायक के रूप में एक होता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक अच्छे मूल्यांकन में होता है। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होता है? ऑप्शन है इसमें व्यक्तिनिष्ठता होता है, वैधता होता है, पक्षपात होता है, उपरिक्त कोई नहीं। देखिए पहले जो ऑप्शन नहीं हो सकते आप उसे काट दीजिए। जैसे पक्षपात, अच्छे मूल्यांकन में पक्षपात होगा नहीं। आपके पास 3 ऑप्शन बच गया। कहेंगे व्यक्तिनिष्ठता भी तो नहीं होगा और ये भी तो नहीं, वैधता। अच्छा मूल्यांकन क्या होता है? एक अच्छा मूल्यांकन में वैधता होता है। इसके अलावा एक अच्छा मूल्यांकन निष्कर्षों को भी संश्लेषित करता है और सहायक साक्ष्य के साथ एक स्पष्ट निदान देता है। एक अच्छे मूल्यांकन की और विशेषता आपको हम बताते हैं, जिसमें विश्वसनीयता हो, वैधता हो, यह सब आपके अच्छे मूल्यांकन होता है। और वस्तुनिष्ठता हो, ये भी आपको हम लिख ही देते हैं यहाँ पे। विश्वसनीयता आप समझ लीजिए, बता दे रहे हैं इसे। विश्वसनीयता हो, वैधता हो, प्रयोज्यता हो, वस्तुनिष्ठता हो, नियोजन हो, तो यह सब आपके अच्छे मूल्यांकन के संकेतक हैं। आइए हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? निर्माणात्मक, वाद विवाद, CCE या फिर संकलात्मक। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें वाद विवाद। वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मूल्यांकन संबंधित है किससे है? विषय से है, अधिगम प्रक्रिया से, उद्देश्य से है, उपयुक्त सभी। मूल्यांकन किससे संबंधित है? विषय से भी है दोस्तों, अधिगम प्रक्रिया से भी है, उद्देश्य से भी है। मतलब ये सभी ऑप्शन आपके सही होंगे। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठचर्या से संबंधित नहीं है? किससे दोस्तों? पाठचर्या से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन? यह छात्रों के अधिगम अनुभव से संबंधित है, यह अध्ययन के कार्यक्रम से संबंधित है, यह शिक्षकों के वितरित विकास से संबंधित है, यह पाठ्यक्रम रूपरेखा की संरचना है। तो इसमें जो नहीं है, जो गलत है वही आपको चुनना है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है वही आपका गलत है। यह शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित, यही आपका गलत हो जाएगा और यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम भाग है, किसका भाग है? शिक्षण का है, पाठचर्या का है, वर्ग कक्षा का है, समाज का है। पाठचर्या किसका भाग है दोस्तों? तो ऑप्शन बी सही होगा, पाठचर्या। वो पाठ्यक्रम किसका भाग है? पाठ्यक्रम दोस्तों पाठचर्या का भाग है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मैस्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? किसने? मैस्लो ने। 3 वर्गों में, 5 वर्गों में, 4 वर्गों में या फिर 6 वर्गों में? मैस्लो ने जो बांटा था दोस्तों वह ऑप्शन बी सही होगा, 5 वर्गों में। कौन कौन से थे? दैहिक आवश्यकता, सुरक्षा आवश्यकता, संबद्धता, स्नेह की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। ऑप्शन इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है। जीवित प्राणी का लड़का केवल, लड़की केवल, उपयुक्त सब है। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है, तो ये कौन सा सही है? देखिए कुछ ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा, जो आए वो आपका गलत ही होगा। जैसे केवल, क्या सीखना सिर्फ लड़कों में होता है? क्या सिर्फ लड़कियां ही सीखेंगी? ये दोनों ऑप्शन तो गलत ही होगा, मतलब ऑप्शन डी आपका सही ही नहीं होगा। बचा क्या? ऑप्शन ए। देखिए केवल जिस भी ऑप्शन में आ जाता है वह निगेटिव पॉइंट हो जाता है। केवल, सिर्फ एक, यह सब ऑप्शन आपके निगेटिव पॉइंट है, तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? पारंपरिक वर्ग कक्षा, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव, जातिगत अनुभव। शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका नहीं अदा करता है, तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जातिगत अनुभव। देखिए पारंपरिक वर्ग कक्षा ये तो करता है, शिक्षकों का अनुभव, अधिगम अनुभव ये तो करेगा, लेकिन जातिगत अनुभव कोई भूमिका नहीं अदा करता, तो ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आयामी शिक्षण सामग्री है, मॉडल है, चार्ट है, वस्तु है, उपयुक्त सभी। देखिए आयामी जो शिक्षण सामग्री है कौन सी है? तो आप कहेंगे ये सभी तो है, ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ है पूछताछ करके सीखना, करके सीखना, अवलोकन करके सीखना, उपयुक्त उसमें सभी। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करके सीखना। हैंड्स ऑन सीखना, हैंड्स ऑन सीखना मतलब करके सीखना, तो ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन इसमें बी सही है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमने यहाँ पे देखेंगे तो हम सब 30 क्वेश्चन जो आर्ट ऑफ टीचिंग से थे उसे हम कंप्लीट कर लिए। अब जो अदर स्किल्स थे इसमें हम सब आपका जीएस रहेगा, मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा, इन सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसमें रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कायल है, शिमला है, मनाली है, खजियार है। तो किस स्टेशन को दोस्तों मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें डी सही है, खजियार को। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को, यह डलहौजी हिमाचल प्रदेश के पास एक छोटा सा शहर है। कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में है। आइए हम सब अगले क्वेश्चन चलते हैं। पीई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक, पीई क्या दर्शाता है? व्यय के लिए लाभ, कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग, कमाई के लिए लाभ, अनुमान के लिए अंतिम। तो पीई शेयर क्या दिखाता है? तो इसमें इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमाई की कीमत, प्राइस टू अर्निंग। इसमें
ऐसे करके लिखा रहता है पी, मतलब प्रॉफिट और लॉस इसमें दिखाता है। प्राइस टू अर्निंग, आप कितना अर्निंग किए हैं, इसको ही कमाई की कीमत को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? बिहार और बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, संयुक्त प्रांत। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसमें ई सही है, बिहार और बंगाल में दोस्तों। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? आधिकारिक भाषा, भूमि सुधार, दल बदल विरोधी कानून या फिर पंचायती राज। जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों किससे संबंधित है? तो वह दोस्तों आपके दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ एक क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? देखिए ध्वनि ऊर्जा, आप कहीं क्रिकेट खेलने में तो ध्वनि ऊर्जा तो जाएगा नहीं, तो होगा नहीं। देखिए आप एक एक ऑप्शन को काटते जाइए, देखिए क्या नहीं हो सकता, ध्वनि नहीं हो सकता। क्या क्रिकेट खेलने में प्रकाश ऊर्जा व्यय हो रहा है? नहीं हो रहा है। रासायनिक ऊर्जा भी नहीं हो रहा है। तो मांसपेशियों की ऊर्जा, इसमें मांसपेशियों का प्रयोग किया जा रहा है ना। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक समान किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिक हो जाते हैं? मुन्नी चावल, बोरा चावल, अरबोरियो चावल या फिर बोम्बा चावल। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से बोरा चावल। बोरा चावल दोस्तों पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ऑप्शन इसमें बी। और खाया कहाँ पे जाता है? ये असम में खाया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, क्या होता है? प्रकाश या ध्वनि होती है? क्या ध्वनि? जब हम ईंधन को जलाते हैं हमको ध्वनि मिलती है? आप कहेंगे नहीं, केवल प्रकाश, सिर्फ प्रकाश मिलता है। आप कोई ईंधन जलाएंगे सिर्फ प्रकाश मिलेगा, उसके साथ और कुछ नहीं मिलता है। उष्मा एवं प्रकाश, यह भी तो आपका सही है। यांत्रिक एवं प्रकाश, यांत्रिक तो नहीं मिलता, तो ऑप्शन इसमें सी हो जाएगा, उष्मा एवं प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन का चिन्हित कीजिए। सांपों के बारे में, अपने शिकार को चबाकर खाते हैं? नहीं दोस्तों, सांप के 2 दांत होते हैं लेकिन वो अपने शिकार को निगल कर खाते हैं, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसमें गलत कथन को चिन्हित करने के लिए कहा गया है, तो हाँ पर गलत है, यही आपका सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन हम देखते हैं क्या है। अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों को डसने वाले दांत होते हैं, तो ये भी सही है। इसमें फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है और गलत ही आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थिति क्या है? आपको देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा गुजरात कहाँ पे। अगर हम भारत का नक्शा ऐसे समझें तो गुजरात यहाँ पे होता है और उत्तर प्रदेश यहाँ पे है और आंध्र प्रदेश कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश दोस्तों आप कहेंगे इस तरफ है। तो अब इसकी स्थिति बताना, उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक तो आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व, ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, इस तरफ है उत्तर प्रदेश, और इसके बाद दक्षिण पूर्व क्या है दोस्तों? दक्षिण पूर्व, इस तरफ आपका हो जाता है आंध्र प्रदेश। तो ये हो गया ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके बारे में? आकलन के बारे में। मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा है या फिर खड़ी है। मानक संदर्भित आकलन हमके नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। मानदंड संदर्भित आकलन विद्यार्थियों की अधिगम में निपुणता का मूल्यांकन करना है। लास्ट है मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षणों या उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। तो आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन इसमें बी सही नहीं है दोस्तों, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अधिक कम लंबा छोटा दूर समीप बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं हैं। ऑप्शन है पहला महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं,
सेकंड है तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द। थर्ड है विलोम शब्द है जो गणित सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। लास्ट है सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विशेषण है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं, तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें आपको पहले कुछ कथन दिए गए हैं, उसको समझते हैं। गणितीय अधिगम सामग्री है, सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करता है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थी की मदद करता है, निर्देशन देने में शिक्षक की मदद करता है। देखिए आपको ऐसे विकल्प की तरफ नहीं जाना है जिसमें निर्देश देना हो, केवल देना हो, तो ऑप्शन ये नहीं, गलत होगा। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करता है, तो ऑप्शन ये तो आपका एकदम सही है, ऑप्शन डी। देखिए हमको सभी ऑप्शन नहीं पता है क्या क्या हो सकता है, लेकिन हमको कुछ चीज़ें पता हो गई हैं कि ये ऑप्शन 100% हो सकता है। जैसे डी किस ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों नहीं होगा। अब डी दो ऑप्शन में है, पहला है बी और डी, उसके बाद है सी और डी, है ना। तो सी हमने पहले बताया नहीं हो सकता, बचा क्या, बचा बी और डी। ऑप्शन आपका डी इज करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको देखने का प्रयास करिए क्वेश्चन कैसे हम सही कर सकते हैं। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं, उसका उद्देश्य विभाजन भाग विधि का उपयोग, लघुत्तम समापवर्तक विधि का उपयोग और भिन्न डिस्क का उपयोग। इसमें कर क्या रहे हैं, 2/3 और 4/6 की बात करें तो इसमें सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है, तरीका पूछ रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भिन्न डिस्क का उपयोग करना। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यह भिन्न ही तो है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है तो पुस्तक की बिक्री पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। दशमलव के 2 स्थानों तक सही। कह रही है यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है। क्रय मूल्य मतलब सीपी कितना है, इसे अगर हम सॉल्व करके आपको बताएं तो आप इसे मान सकते हैं। माना विक्रय मूल्य कितना है, माना विक्रय मूल्य 100 है, आप परसेंटेज मतलब 100 ही होता है, 100 हो गया। माना पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या हो गया, 100 हो गया, और 100 का कितना 92% कह रहे हैं ना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ऑप्शन पहले क्या है, 8.53 है, 2.25 है, 8.8 है, 8.69 है। आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। आप एक मिनट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप अब यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे 100 है, 100 गुणे 92/100 बराबर कितना 92 निकालना था, 92% था। अब इसे आप सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, जो आएगा उसे आप 100 में माइनस कर दीजिए। 100 - 92/92 गुणे 100, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा। मैथ का जो भी सवाल हो दोस्तों आप खुद करके करने का प्रयास करिए। मैथ आप खुद से सॉल्व करेंगे तभी आप समझ सकते हैं, नहीं तो ऐसा भी आप इसे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है। कितना है दोस्तों, 92। जितने में बेचा जा रहा है उसका 92% है। पुस्तक की बिक्री का लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ कितना है, ऑप्शन डी। आइए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे हैं ग्राम वजन सेंटीमीटर, जैसे ग्राम का क्या बोलते हैं वजन संबंधित है, सेंटीमीटर का किससे, आयतन से, क्षेत्र से, आवाज से, लंबाई से। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेंटीमीटर किससे है, लंबाई से है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहे हैं वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता जुलता, जो सबसे कम मिलता जुलता उसे बता दें। तेंदुआ है, पैंथर है, शेर है, लोमड़ी है। तो देखिए तेंदुआ, पैंथर, शेर, लोमड़ी, इसमें कौन भिन्न है, इसमें जो भिन्न है तो आपका डी, लोमड़ी है दोस्तों। आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है करें 3, 5, 9, 17, 33। तो इसमें इसको बताना है आपको अगली संख्या क्या होगा। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन है 44 है, 65 है, 64 है, 49 है। इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले 3 है, 5 है। आपको संबंध देखना है क्या हो रहा है। जैसे इसमें
3 में हम 2 जोड़ते हैं क्या हो रहा है, 5 हो रहा है। 5 में 4 जोड़ते हैं क्या हो रहा है, 9 हो रहा है। 9 में दोस्तों कितना जोड़ें, अगर हम 9 9 18 तो 8 अगर जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है, 17 हो रहा है। मतलब इसमें डबल हो रहा है, 2 फिर 4 फिर 8 फिर 16 फिर 32। तो यहाँ पे हमने 8 हो गया, तो यहाँ पे हमको 16 जोड़ने के बाद 33 हो रहा है, 16 हो गया, फिर यहाँ पे 32। अब 32 जोड़ेंगे क्या आएगा, तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा 65। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें यदि RSYTSMIC को QGXSGLHB लिखा जाता है तो उसी कोड में म्यूज़िक को कैसे लिखा जा सकता है। देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करेंगे तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें अंतर देखिए क्या हो रहा है, संबंध देखिए QR GH मतलब -1 हो रहा है, एक -1 हो रहा है, सब -1 हो रहा था। अब म्यूजिक में भी आप -1 कर देंगे तो -1 करने पे क्या आएगा, तो ऑप्शन इसमें डी LTRHB होगा। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है, रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पिता राजेश हैं, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है। देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसे आरे बना के सॉल्व कर, इसे आप सॉल्व खुद करिए, हम आपको थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं, बाकी आप खुद से प्रयास करिए बनाने का प्रयास। जैसे रघु और बाबू जुड़वा हैं, मतलब ये दोनों लोग जुड़वा हैं, कौन से, रघु और बाबू। इसके बाद बाबू की बहन सीमा है, मान लो भाई लोग को हम इंडिकेट कर दे रहे हैं बराबर से। बहन रीमा है, तो रीमा मान लो आरे लिख दे, ये बहन है और ये सब भाई हैं। रीमा के पति राजन हैं, ये जो रीमा है दोस्तों इसी के पति कौन हैं, इसके पति जो हैं राजन हैं, राजन हैं। रघु की माता लक्ष्मी है। अब रघु कौन था दोस्तों, रघु जस्ट ये था, इसकी माता क्या है, लक्ष्मी है। लक्ष्मी के पति राजेश हैं, अब इसके पति क्या हैं, राजेश हैं। ठीक है, राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है, आप समझ गए होंगे ना, ये राजेश है, राजेश की लड़की की शादी राजन से हुआ है, तो राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है। ऑप्शन इसमें चाचा, दामाद, ससुर, चचेरा भाई, तो क्या लगेगा दोस्तों, इसमें आप कहेंगे ससुर लगेगा, राजेश राजन के क्या लगेगा, ससुर लगेगा, तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। आज हम सब दोस्तों 50 क्वेश्चन को कवर किए हैं, जो कि आपका आर्ट ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल से संबंधित क्वेश्चन थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हम आपसे फिर एक नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।